चलिए बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन समझने के बाद अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशंस के बारे में बात करनी चाहिए। आई एम श्योर अब तक के वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आप साथ साथ सम्स की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे बच्चों। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करने वाले हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और इसके लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा फाइनेंशियल लिवरेज के इंटरप्रिटेशन की ओर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर। देखिए अब हमें करना है फाइनेंशियल लिवरेज का इंटरप्रिटेशन। देखो वो कैसे होगा। फाइनेंशियल लिवरेज का इंटरप्रिटेशन ऑपरेटिंग लिवरेज से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग तरीके से हमें इसके बारे में बात करनी है। तो बच्चों आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा व्हेन आई एक्सप्लेन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को समझने से पहले हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बच्चों? हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड को जरा अच्छी तरह आपको समझना है बच्चों। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है बच्चों? अच्छा, वो ये इस सवाल का जवाब होता है कि एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में डेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के फंडा से। देखिए एफएम के अंदर जो हम डेट लेते हैं उसका जो एक परसेंटेज होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसे आप देखना आगे वाले चैप्टर्स में सिखाऊंगा, के डी नाम दिया जाता है। के डी यानी कि हो जाता है कॉस्ट ऑफ डेट। बच्चों ध्यान से चीजों को समझते रहना। के डी यानी कि क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ डेट। और जो कंपनी कमा सकती है उसे हम कहेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। ये जो कंपनी अर्न करती है, लोगों से पैसा लेके कंपनी बिजनेस में लगाती है और कंपनी उसके ऊपर अर्न करती है, तो इसे हम कहेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और केडी का कंपैरिजन करना है और आपको समझाना है कि ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो फंडा है वो क्या है। एक बात को जरा ध्यान से समझना बच्चों, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी ग्रेटर देन केडी है, अगर मान लो यानी कंपनी ज्यादा अर्न करती है और उसको डेट वालों को कम पैसा देना पड़ता है, तो इन सूरतों में हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले रही है। सादी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो मान लो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 25% है और उसके सामने आप डेट सिर्फ 15% पे लेके आ सकते हो, तो इसका मतलब आप चीपर यानी कि सस्ता पैसा लेके आते हो, लेकिन उसको बिजनेस में लगा के जो कमाते हो वो उससे ज्यादा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सस्ता पैसा लेके आते हो लेकिन उसको लगा के जो कमा पाते हो वो उससे ज्यादा कमा पाते हो, मतलब कि डेट आपको सस्ता पड़ता है। बीच में 10% का जो गैप है, इफ यू सी द गैप बिटवीन 25 एंड 15%, तो वो 10% का जो गैप है वो आपकी जेब में जा रहा है, क्योंकि डेट को आप सिर्फ कमाई का 15% दे रहे हो और आप खुद 25% ले रहे हो, यानी कि सीधा 10% का बेनिफिट आपको मिलता है। दैट मीन्स यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेकिन अगर इससे उल्टा हो जाए तो अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी है वो लेस देन अगर कॉस्ट ऑफ डेट हो जाए, सपोज नाउ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ओनली 15% एंड कॉस्ट ऑफ डेट अगर 20% दी हो, दैट मीन्स आपको 5% अपनी जेब से डालना पड़ता है। आप कमाते खुद हो 20%, सॉरी 15%, और डेट वालों को देना पड़ता है 20%, तो 5% कहाँ से लाओगे? वो 5% तो आपको अपनी जेब से लाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको डेट नहीं लेना चाहिए, डेट आपको महंगा पड़ेगा और आप कह सकते हो कि आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं ले रहे हो। तो फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल समझने से पहले आपको डेट के ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में मैंने बताया। आई एम श्योर सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो चलो मैं आपको फाइनेंशियल लिवरेज का इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि अगर कोई भी फर्म है या कोई भी बिजनेस है, मैं ऐसा लिखूंगा कि अगर कोई भी फर्म है या कोई भी बिजनेस है, वो अगर, ध्यान से समझना, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, मतलब वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं रहे। अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट लिया जा रहा है, यस में आंसर है, यानी कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है
वो ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ डेट से, मतलब कंपनी चीपर डेट लेके आ सकती है, तो ऐसा कहा जा सकता है इस केस में कि अगर फाइनेंशियल लिवरेज का फिगर बड़ा आ रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज का फिगर अगर हाई आ रहा है, तो भी वो बिजनेस के लिए गुड पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है, क्योंकि कंपनी सस्ता डेट का इस्तेमाल कर रही है। सी, आप एक सिंपल बात समझो, फाइनेंशियल लिवरेज हाई आने का सिंपल मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट का खर्चा हाई होगा, क्योंकि इसका ड्राइवर इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना फाइनेंशियल लिवरेज का फिगर भी ज्यादा बड़ा आएगा। तो वो अच्छा है, क्योंकि कंपनी डेट सस्ता लेके आ रही है, मतलब कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर डेट का इस्तेमाल करती है तो उसमें कुछ भी गलती नहीं कर रही है। डेट का इस्तेमाल जो कर रही है वो एकदम करेक्ट डेट का इस्तेमाल वो कर रही है। और अगर इसमें फाइनेंशियल लिवरेज का फिगर किसी तरह लो नजर आता है, राइट, तो आप कहेंगे कि वो कंपनी के लिए बैड पोजीशन है। कंपनी को सस्ता डेट मिल रहा है तो भी शायद कंपनी उस सस्ते डेट का इस्तेमाल नहीं कर रही है, जो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, राइट। अगर फर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं ले रहा है, द आंसर इज नो। इसका मतलब फर्म में क्या हो रहा है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि कंपनी को डेट सस्ता नहीं मिल रहा है। तो इस केस में मैं ऐसा इंटरप्रिटेशन देना चाहूंगा कि अगर फाइनेंशियल लिवरेज का फिगर हाई आया है, अब फाइनेंशियल लिवरेज हाई मतलब इंटरेस्ट भी हाई होगा। इंटरेस्ट हाई का मतलब आपने बहुत ज्यादा डेट उठाया है, और बहुत ज्यादा डेट उठाया है मतलब डेट सस्ता नहीं है, फिर भी आपने डेट उठाया है, और वो अच्छा नहीं है। यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज अगर हाई है तो उसे मैं बैड पोजीशन कहूंगा, और अगर फाइनेंशियल लिवरेज मान लो कि लो आती है तो उसे मैं कहूंगा कि वो गुड पोजीशन है। तो मेरे बच्चों, हमने फाइनेंशियल लिवरेज में एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी सीखी कि फाइनेंशियल लिवरेज का जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो इतना इजी नहीं है कि वो ज्यादा है तो अच्छा है या कम है तो बुरा है। कभी कभी ज्यादा है तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी ज्यादा है तो बुरा भी है। ये सब डिपेंड करता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर। अगर फर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट लेता है तो ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा डेट आपने लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं लेता है तो आपको ज्यादा डेट नहीं लेना चाहिए था, उससे बिजनेस को नुकसान होगा। आई एम श्योर आप डिटेल में समझ पा रहे होंगे कि फाइनेंशियल लिवरेज का ओवरऑल इंटरप्रिटेशन क्या है बच्चों। फाइनेंशियल लिवरेज आपको एक सिंपल चीज सिखाता है, मैं यहाँ पे उसको लिखना चाहूंगा तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ये सिखाता है यूज ऑफ, फाइनेंशियल लिवरेज सिखाता है यूज ऑफ चीपर डेट, यूज ऑफ चीपर डेट, राइट, टू मैक्सिमाइज, use of cheaper debt to maximize returns of equity holder, use of cheaper debt to maximize return of equity holder, ये हमें सिखाता है फाइनेंशियल लिवरेज। यानी कि अगर हमें डेट सस्ता मिल रहा है तो हमें डेट को लेना ही चाहिए, चाहे हमें हाई इंटरेस्ट को उसको बेयर करना ही क्यों ना पड़े। हाई इंटरेस्ट को उसको बेयर करेंगे क्योंकि डेट वैसे ही चीपर है, तो हाई इंटरेस्ट को उसको बेयर करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डेट आपके लिए चीपर ना हो, डेट आपके लिए महंगा पड़े, राइट, आप जितना कमाते नहीं हो उससे ज्यादा तो आपको डेट वालों को देना पड़ जाता है, तो ऐसी सूरत में फाइनेंशियल लिवरेज आपका कम हो, यानी कि इंटरेस्ट का खर्चा अगर कम हो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करने से पहले या फाइनेंशियल लिवरेज का किसी भी तरीके से इंटरप्रिटेशन करने से पहले आपको वापस सलाह देता हूं कि वेदर फर्म इज टेकिंग बेनिफिट और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और नॉट, इस सवाल का जवाब आपको पहले मिलना चाहिए। अगर इस सवाल का जवाब मिला है तो ही आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होना, यानी कि इंटरेस्ट का खर्चा ज्यादा होना, वो फर्म के लिए अच्छा है। सो फाइनेंशियल लिवरेज का इंटरप्रिटेशन बच्चों हमने समझा। इसके बाद मुझे लगता है कि हमें एक और सवाल गिनना चाहिए और फिर हम बाकी कंसेप्चुअल बातें भी करेंगे बच्चों। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन के साथ आगे लेके चलता हूं।
हमने टोटली 5 क्वेश्चन तो शायद गिन लिए है इसके अंदर। अब मैं 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं आगे और देखते हैं कि 6th क्वेश्चन में नया क्या है। मेरे बच्चों, आपके लिए एक अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आईसीएआई के पास्ट एग्जाम के या स्टडी मटेरियल में से भी हो सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना। आईसीएआई के हिसाब से हर कंसेप्ट और हर सिचुएशन कवर हो जाए, ये इस चैप्टर में खास 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 ध्यान रख के वीडियोस को प्रॉपरली डिजाइन किया गया है बच्चों। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए यहाँ पे गिनना चालू करता हूँ। आप सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होना चाहिए बच्चों। सवाल रीड करता हूं मैं। Z Limited is considering installation of the new project costing rupees 80 lakh। नए प्रोजेक्ट का कॉस्ट 80 लाख है। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 90 लाख, यानी कि इतना सेल्स आने वाला है। एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ द सेल्स। मेरे बच्चों, ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपको दे दिया है। एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, मतलब ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अदर देन इंटरेस्ट इज ₹10 लाख, तो ये फिक्स कॉस्ट आ गई। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%, राइट? कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 30% है। द कंपनी वॉन्ट्स टू अरेंज द फंड्स थ्रू इश्यूइंग 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹40 लाख। यानी कि इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी का फिगर भी 40 लैक्स हो जाएगा। टोटल 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है, प्लस इसमें डेट का फिगर भी 40 लैक्स हो जाएगा। यानी जो आपको नया जो प्रोजेक्ट था उसका कॉस्टिंग जो बोला था 80 लाख 80 लाख रुपीस, वो कुछ इक्विटी आधा और डेट आधा इस तरीके से आने वाला है बच्चों। नाउ कैलकुलेट द ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज and earnings per share, that is EPS of the business. Determine the likely level of EBIT if the EPS is 4 rupee or 2 rupee or 0 rupee। चलिए इसमें EPS की भी हमें काउंटिंग करनी है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हमारा पहला जो पार्ट है वो यही है कि हमें ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज निकालना है, और फिर हम EBIT का जो लेवल है उसके बारे में और EPS के बारे में बात करेंगे बच्चों। चलिए, इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल सी है। पहले क्या करेंगे हम इस सवाल के अंदर? तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाएंगे, राइट? जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा स्टेटमेंट बनेगा, हमारी लिवरेज आ जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो हमें अच्छी तरह पूरा करना है बच्चों। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। मैं पहले बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके लिए शुरुआत करूंगा लिखने से पर्टिकुलर्स, राइट? और यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वर्किंग नोट बाजू में कर दूंगा। मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत पड़े ऐसा लगता नहीं है बच्चों। चलिए, सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें सेल्स। अगर आप सेल्स देखें तो एक्सपेक्टेड सेल्स हमें 90 लाख का दिया ही हुआ था, तो 90 लाख रुपीज़ का एक्सपेक्टेड सेल्स आ गया। सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का 60% का रेशियो दिया है। चलिए छोटी सी वर्किंग नोट बी का कॉलम बना ही देते हैं। तो 90 लाख रुपीस का जो सेल्स है, उसी 90 लाख रुपीस के सेल्स का 60% जो है वो आएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो 54 लाख का वेरिएबल कॉस्ट आएगा। आप कैलकुलेटर पे काउंटिंग को चेक करते जा सकते हैं। इससे जो आपको बच्चों मिलेगा, दैट विल बी द फिगर ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो मैं कंट्रीब्यूशन का फिगर यहाँ पे लिखूंगा। 90 लाख 54 लाख कटेगा, तो इसमें से बचेगा 36 लाख के कंट्रीब्यूशन का फिगर। कंट्रीब्यूशन में से हमें माइनस करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट। और देखिए, अदर देन इंटरेस्ट का फिक्स कॉस्ट हमें 10 लाख क्वेश्चन में दिया था, तो 10 लाख रुपीस का यहाँ से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूँगा। फिक्स कॉस्ट माइनस होते ही जो मुझे मिलेगा, दैट विल बी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाउ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का जो फिगर आ जाएगा वो आएगा 26 लाख का फिगर्स। इसमें से माइनस करना पड़ेगा बच्चों हमें इंटरेस्ट। इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट का फिगर कहाँ से आएगा? हमें 40 लाख के डिबेंचर दिए हैं जिसका 12% दिया है। तो इसकी सिंपल सी वर्किंग में आपको करके दिखा सकता हूँ ना। 40 लाख
के डिबेंचर हो गए और उसका 12% के हिसाब से इंटरेस्ट है, यानी कि 48,000, राइट, नॉट 48,000 बल्कि 4,80,000, द राइट कंप्यूटेशन इज 4,80,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, एंड अर्निंग बिफोर टैक्स का जो फिगर आ जाएगा दैट विल बी 21,20,000, राइट। आप माइनस करके चेक करना, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों? एब्सोल्युटली करेक्ट, टैक्स माइनस करना पड़ेगा। और टैक्स का रेट देखिए 30% क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, तो टैक्स @ 30% लिखूंगा। अब 21,20,000 का 30% यानी कि 6,36,000 का टैक्स का फिगर आएगा, 6,36,000। एंड फाइनली जो मिलेगा वो है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। वो जैसे ही 636 माइनस करूंगा 14,84,000 का फिगर आ जाएगा, राइट। तो बच्चों ये हमें मिलता है पूरा टेबल। हमें इसके अंदर लिवरेज के साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी गिनना था बच्चों। तो अर्निंग पर शेयर तो बहुत आराम से आ जाएगा, ये ईएटी है। क्या इस पूरे सवाल में कहीं पे प्रेफरेंस के बारे में कुछ बोला था? आप देखो पूरे सवाल में प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, क्योंकि दो तरह की कैपिटल थी, एक तो इक्विटी की कैपिटल थी और दूसरी डेट की कैपिटल थी। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर नहीं होने की वजह से आपको प्रेफरेंस के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं इसी अर्निंग आफ्टर टैक्स को ही अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी कह सकता हूं ना बच्चों, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो 0 है। अब क्या करूंगा, इसको मैं नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा? अर्निंग पर शेयर का फिगर मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं नंबर ऑफ शेयर्स। क्या लिखना चाहूंगा बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कहां से मिलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स यहीं लिखे ही थे ना, 4 लाख इक्विटी शेयर थे, तो यहां पे मैं लिखूंगा 4 लाख, और जैसे ही मैं ये 14,84,000 को 4 लाख से डिवाइड करूंगा बच्चों, मुझे फिगर मिल जाएगा ईपीएस का फिगर। करके देखते हैं, 14,84,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख, ईपीएस का फिगर आ जाता है विच इज 3.71। तो देखिए मुझे एग्जिस्टिंग ईपीएस जो बिजनेस का है वो तो मिल चुका है, राइट। अब मुझे ये बाकी की चीज़ें फाइंड आउट करनी है। मुझे ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज भी गिनना था, तो चलिए उसकी वर्किंग यहाँ पे करना चालू करते हैं, राइट। आई एम श्योर आप लिवरेज तो अब एकदम आराम से गिन सकते हो। सबसे पहला जो गिनना है वो है ऑपरेटिंग लिवरेज, जो कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT लगा दो यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन का फिगर था 36 लाख का फिगर, पूरा फिगर लिखते हैं इस बार, और EBIT का जो फिगर है दैट इज 26 लाख। सो 36 लाख डिवाइडेड बाई 26 लाख अगर करेंगे हम तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज तो आ जाएगा, मैं 4 डिजिट तक जाना पसंद करता हूं बच्चों, 3846। दिस इज माय ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद सेकेंड जो गिनना है दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला अगर लगा दे तो वो लगेगा EBIT अपॉन EBT। चलिए इसमें सब फिगर्स भर देते हैं। EBIT का फिगर देखें तो 26 लाख का फिगर है, तो EBIT का फिगर तो मैंने 26 लाख लिखा, और EBT का जो फिगर है वो है 21,20,000। तो 26 लाख डिवाइड बाई 21,20,000, ये जो फिगर आपको मिलेगा वो 1.2264 का फिगर मिलेगा। तो आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज आ गई थी बच्चों, वैसे ही हो गई आपकी दूसरी फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग इन फाइनेंशियल लिवरेज के बाद तीसरा मुझे निकालना है कंबाइन लिवरेज, और चौथा EPS तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। तो कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला बनेगा ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज का फिगर है वो है 1.3846, राइट, एंड फाइनेंशियल लिवरेज आ गया 1.2264। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप भी कैलकुलेटर पे इसको चेक करते जाइए, तो फिगर आ जाएगा 1.6980। सो दिस इज माय कंबाइंड लिवरेज। देखिए बच्चों तीन फिगर लिवरेज के हमारे एकदम अच्छे तरीके से आ चुके हैं।
तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिसके अंदर हमें तीनों तीन लिवरेज को भी गिनना था और हमें ईपीएस भी गिनना था। ईपीएस तो मैंने सिंपली टेबल में ही गिन दिया है, तो मुझे लगता है कि ये चलेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर टेबल बनाते बनाते साथ साथ में ही अगर ईपीएस आ जाता है तो मेरे हिसाब से ईपीएस के बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये हमने कर दिया। मुझे लगता है कि एक और हमें पेज ऐड करना चाहिए और फिर हमें बात करनी चाहिए ये लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी के बारे में बच्चों, राइट। तो चलिए एक और पेज इसके अंदर ऐड करता हूं और आपको ये मैं लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी के बारे में समझाता हूं। देखिए और एक पेज मैंने ऐड कर दिया है, ब्लैंक पेज। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके अंदर हमें पूछा गया है डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी, मतलब हमें ईबीआईटी को फाइंड आउट करना है if the EPS is rupees 4, rupees 2 और rupees 0. Now this is very interesting. EPS हमें 4 या तो 2 या तो 0 लाना है और उसके लिए हमें लाइकली लेवल ऑफ EBIT गिनने के लिए पूछा गया है बच्चों। कैसे करेंगे ये? देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम। वापिस पूरा टेबल तो नहीं बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन इसकी जगह पे देखो कितना सिंपल करता हूँ मैं। अगर मैं EPS गिनना चाहूँ तो क्या मैं ईपीएस को कुछ ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? एक बार ईबीआईटी को हम लोग मान लेते हैं, सपोज ईबीआईटी जो है उसे मैं मान लेता हूं कि वो एक्स है, ऐसा मान लेता हूं, चलो राइट, क्योंकि हर बार क्या ईबीआईटी लंबा लिखना ना पड़े। तो ईपीएस जो है बच्चों वो ईबीआईटी यानी कि एक्स में से पहले मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बचेगा उसमें से टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो टैक्स माइनस करने को मैं सीधा ऐसे 1 माइनस टी लिख दूं तो भी चलेगा। टी मतलब टैक्स का रेट। तो अगर मैं 1 में से 30% माइनस करूंगा तो वो 70% बचेगा। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो एक्स माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, और अगर इस चीज को मैं डिवाइड कर दूं, ये ऊपर पूरा सॉल्व करके अब क्या आ गया, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। वैसे भी प्रेफरेंस तो है ही नहीं इस सवाल में। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स से, अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स से, तो मुझे ईपीएस मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान से अगर आप सोच के देखें तो ये जो हमने अभी पीछे किया है, मैं कुछ वही बताना चाहता हूं कि ईबीआईटी को मान लो कि मैं एक्स मान लूं, तो उसमें से जब मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मुझे ईबीटी मिलेगा। इस पूरे फिगर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस टैक्स के साथ, मतलब इसमें से टैक्स कट जाएगा, तो मुझे फाइनली ईएटी मिलेगा। और ईएटी को अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा तो मुझे ईपीएस मिलेगा। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं टेबल ही बना रहा हूं और नया इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आई एम श्योर ये जो मैंने लिखा उससे आपको बच्चों एग्जैक्ट आइडिया आ गया होगा कि व्हाट आई एक्चुअली मीन टू से। तो मैं अब वापिस आपको यहीं पे आगे लेके चलता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे ईपीएस का फिगर जो है वो मुझे जो बोला है वो लिखना पड़ेगा। जैसे पहले 4 रुपये ईपीएस बोला है तो मैं इसको 4 रुपये लिख दूंगा। एक्स मुझे वैसे भी मालूम नहीं है। इंटरेस्ट का फिगर मैं कहाँ से लाऊंगा, तो वो तो आपको मालूम ही था कि आपने 12% राइट 40 लाख के डिबेंचर लिए है, तो 12% 40 लाख के हिसाब से 4,80,000 का तो आपका इंटरेस्ट आ ही जाएगा। 1 माइनस टी यानी कि 1 माइनस 0.3 करूंगा, ये 70% ऑटोमेटिक हो जाएगा। और नीचे नंबर ऑफ शेयर भी हमें मालूम ही थे कि 4 लाख इक्विटी शेयर इस पूरे सवाल में दिए है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 लाख। बस अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना है और देखिए हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो कैन आई राइट डाउन इट लाइक 16 लाख रुपीज टोटल यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 0.70x होगा, राइट। और माइनस करना पड़ेगा 4,80,000 इंटू 0.7, सो दिस इज गोइंग टू बी 3,36,000 रुपीज। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, यहाँ देयरफॉर की साइन करना भी जरूरी है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे फाइनली मिलेगा 0.70x इज इक्वल टू 16 लाख माइनस 3,36,000 करने से मुझे मिलेगा 12,64,000। और इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसको 0.70 से डिवाइड कर दूं तो x की जो वैल्यू आएगी, राइट, x की जो वैल्यू आएगी वो समथिंग 18 लाख के आसपास की वैल्यू आ रही है बच्चों। 18 लाख के आसपास की कहीं वैल्यू आ रही है ऐसा लग रहा है। तो मैं पूरा एक बार चेक कर लेता हूं कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ ना हुई हो।
राइट। प्रॉपरली इसको एक बार चेक करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे एक गलती हुई है, ये जो है फिगर वो 3,36,000 प्लस करके आना चाहिए, मैंने गलती से उसे माइनस कर दिया। तो दिस फिगर शुड बी 19,36,000 एक्चुअली। और अब मैं अगर इसको 70% से डिवाइड कर देता हूँ, 19,36,000 डिवाइड बाय 70%, सो जो मुझे आंसर मिलेगा वो होगा 27,65,714 अप्रोक्सीमेटली। तो ये बच्चों आपका पहला आंसर आ गया। अगर आपका EBIT का फिगर 27,65,714 आता है तो आपका EPS का फिगर 4 ही आएगा। अब वैसे ही देखो, मुझे EPS अगर 2 लाना है तो कैसे करना पड़ेगा, सेम तरीका लगाना है और मुझे EPS जहाँ पे 4 लिखा था वहाँ पे 2 लिख के अब करना है। तो वापिस अगर मैं EPS को यहाँ पे 2 लिख दूँ, X हमारा EBIT था जो मालूम नहीं है, इंटरेस्ट का फिगर तो 4,80,000 ही आएगा। इसमें से मैं 1 माइनस 0.3 माइनस करूंगा, यानी कि टैक्स माइनस करूंगा, एंड डिवाइडेड बाय मैं इसको करूंगा नंबर ऑफ शेयर जो कि 4 लाख शेयर है। अब इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो देखिए ये कैसे बनता है, 8 लाख आ जाएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इज इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा 0.70x एंड माइनस हो जाएगा 3,36,000, राइट। और अगर मैं इसी को इस तरफ लेके आ जाऊं तो 0.70x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 11,36,000 और सीधा इसको 70% से मैं डिवाइड कर दूं, 11,36,000 डिवाइड बाय 70%, सो दैट विल गिव मी 16,22,857 16,22,857। ये बच्चों मेरा EBIT का फिगर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कि जिसमें मेरा जो EPS का फिगर आएगा वो फिगर आएगा 2 रुपीज, राइट। आई एम श्योर आप सिंपल तरीके से इसको समझ रहे हैं। वैसे ही अगर मुझे जीरो लेके आना, राइट, अगर मुझे जीरो लेके आना हो EPS, एक बात बताऊं बच्चों, अगर मुझे जीरो लेके आना है तो कॉमन सेंस से आंसर नहीं आ जाएगा। जीरो लाना है इसका एक मतलब ये हुआ कि आपको इक्विटी वालों के लिए कुछ भी बचाना ही नहीं है, यानी कि अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फिगर आपके लिए क्या हो जाना चाहिए, सीधा जीरो हो जाना चाहिए। आपको इक्विटी वालों के लिए कुछ भी बचाना ही नहीं है। तो मैं सीधा ये कह सकता हूं ना कि इंटरेस्ट की कमाई कर लो, आपका काम हो गया। इंटरेस्ट से ज्यादा एक भी रुपया आपको कमाने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करूं ना तो भी मुझे एक्स यानी कि EBIT का फिगर पता चल जाएगा कि हमें सिर्फ 4,80,000 ही अर्न करना है। अगर हम सिर्फ 4,80,000 भी अर्न कर लेते हैं तो भी हमारा EPS का फिगर अल्टीमेटली जीरो आएगा। बट खैर चलो, इसे एक बार फॉर्मूला की तरह भी नीचे अगर सॉल्व करूं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। आई एम श्योर आपको कॉमन सेंस का भी आइडिया आया होगा। अगर EPS को ज़ीरो लाना है, अगर हमको इक्विटी होल्डरों के लिए कुछ बचाना ही नहीं है तो छोड़ दो इक्विटी होल्डर को, खाली इंटरेस्ट कमाई कर लो। इंटरेस्ट हमको 4,80,000 चुकाना है। जैसे ही इंटरेस्ट कमा लोगे फिर पूरा जीरो ही कर दो, एंड पूरा अगर जीरो कर दोगे तो बेचारे इक्विटी वालों के लिए वैसे भी कुछ बचने वाला नहीं है, राइट। सो एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके गिना जा सकता है। बट अगर इसी तरह गिनूं तो अगर मुझे EPS को जीरो रखना हो, एक्स इज माई EBIT, 4,80,000 अगर मैं इसे कर दूं, राइट, और यहाँ पे मैं वापिस टैक्स का फिगर माइनस करूं, 1 माइनस 0.30 ये टैक्स का फिगर कर दूं और डिवाइडेड बाय वापिस नंबर ऑफ शेयर यानी कि 4 लाख करूं, तो आप समझ ही गए होंगे कि 4 लाख इंटू जीरो तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ये 1 माइनस 0.30 भी उसके नीचे जाके जीरो हो जाएगा और सीधा आपको इसको सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू मिलेगी मेरे बच्चों वो 4,80,000 ही मिलेगी। तो ये जो मैंने कॉमन सेंस का यूज़ किया था उसी तरीके से भी अगर देखा जाए या ये मेथड से भी गिना जाए तो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा सवाल था, ICAI का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आई एम श्योर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है बच्चों।